दोस्तों, कहानी की शुरुआत हॉपर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट से होती है जो कि 1970 में गुम हुए कुछ लोगों के गायब होने की कहानी को सुनकर फाउंटेन ऑफ यूथ के पास अपनी रिसर्च को करने के लिए आता है। फाउंटेन ऑफ यूथ एक ऐसी केव में है जहां उस फाउंटेन का पानी पीते ही कोई भी इंसान में सुपरनैचुरल पावर आ सकती है, और इतना ही नहीं, ये फाउंटेन मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। हॉपर उस फाउंटेन को ढूंढते ढूंढते एक वैन के पास आ जाता है जहाँ पर उसे एक डायरी मिलती है जिसमें उसे कई अलग तरह के फोटोज देखने को मिलते हैं। पर तभी हॉपर की नजर सामने दिख रही केव पर जाती है। हॉपर बिना सोचे समझे उस केव के अंदर जाने लगता है, पर अंदर जाते वक्त हॉपर को एक इंसान दिखाई देता है जिसे आवाज लगाने पर भी वो कोई जवाब नहीं देता है, और वो इंसान अपनी जगह पर ऐसे खड़ा था कि मानो वो तो एक मूर्ति बन गया हो। हॉपर उस इंसान के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उसे एक थिक लेयर की हवा महसूस होती है जिसका एक केव में फॉर्म होना थोड़ा सा नामुमकिन था। इसीलिए हॉपर अपनी जरूरी इक्विपमेंट्स लाने के लिए उस केव के बाहर निकलकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर उसे अपने असिस्टेंट जैकी और टाइलर दिखाई देते हैं जो कि हॉपर से उसके नए प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन हॉपर उन्हें साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ऐसे जोखिम भरे रिसर्च में वो उन दोनों की भी जान को मुश्किल में डाले। लेकिन हॉपर उन्हें ये भी कहता है कि अगर वो उनसे 2 दिनों में वापस ना मिले तो वो लोग उसे ढूंढने के लिए फाउंटेन ऑफ यूथ नाम की जगह के पास आ सकते हैं। और इतना कहकर वो अपने घर के अंदर से उन जरूरी इक्विपमेंट्स को लेकर वापस उसी केव की ओर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वहाँ पर एक रस्सी की मदद से उसके अंदर एंटर करता है, लेकिन एंटर करते वक्त हॉपर का डॉग उस पर भौंकने लगता है जैसे कि मानो वो उसे उस जगह के अंदर जाने से रोक रहा हो। लेकिन इस बात को इग्नोर करके हॉपर उस केव के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो उस हवा की थिक लेयर को भी पार कर लेता है। पर अब हमें कहानी में नया टर्न देखने को मिलता है जहाँ पर हॉपर को वो इंसान एज यूजुअल उस केव के अंदर जाते हुए दिख रहा था। और यही नहीं, हॉपर केव के एंट्रेंस को देखकर शॉक में पड़ जाता है क्योंकि केव के बाहर का दिन और रात तेजी से बीत रहा था। अब हमें नेक्स्ट सीन में टाइलर और जैकी दिखाए जाते हैं जो कि हॉपर के गायब होने से बहुत परेशान होते हैं। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो फाउंटेन ऑफ यूथ के पास जाकर हॉपर को वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए उनके पास कोई भी माउंटेन कार नहीं होती है। इसीलिए टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड कारा को कॉल करके उसे उसकी माउंटेन कार के लिए पूछता है, लेकिन कारा को तो अपने भाई बहनों को स्कूल प्रोजेक्ट के लिए ले जाना था। इसीलिए टाइलर उनको भी अपने साथ फाउंटेन ऑफ यूथ के पास ले आता है। अब उन सभी को वहीं खड़ी एक वैन दिखाई देती है जिसे हमने पहले कुछ सीन में देखा था। अब टाइलर उन सभी को समझाता है कि हम सभी को एक साथ केव के अंदर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हम में से कुछ लोगों को केव के बाहर रुककर हमारा इंतजार करना होगा, जिससे कि अगर हम में से कोई भी केव से बाहर नहीं निकलता तो वो इंसान पुलिस को कॉल कर सके। इसीलिए केव के बाहर रुकने की जिम्मेदारी कारा के छोटे भाई फॉर्बी की होती है। नाउ एज ए व्यूअर हम समझ पाते हैं कि टाइलर और उसके साथी जिस केव के अंदर एंटर करते हैं वो केव हॉपर की एंटर की हुई केव से अलग होता है। अब हमें टाइलर और उसके साथी केव के अंदर आते हुए दिखते हैं जहाँ पर उनकी नजर एक बड़ी सी खाई पर जाती है जहाँ पर ऑलरेडी कोई पहले से नीचे जा चुका था। इसीलिए टाइलर रस्सी के सहारे खाई के नीचे जाने का फैसला करता है जिससे वो खाई के नीचे की हालत को जान सके। अब नीचे उतरते वक्त हॉपर की तरह टाइलर को भी हवा में एक थिक लेयर महसूस होता है, पर वो इस चीज को इग्नोर करके नीचे जाने लगता है। पर नीचे पहुंचकर उसे हॉपर का कोई भी क्लू नहीं मिलता, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सभी साथी एक एक करके नीचे आ जाते हैं। पर टाइलर उन सभी को यहाँ नीचे आने से मना किया होता है, लेकिन उसके साथी टाइलर को यह कहकर उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं कि वो तो उसे कब से ऊपर आने के लिए कह रहे थे। पर टाइलर उनके कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। इतना कहकर वो सभी लोग हॉपर को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगते हैं, पर कई कोशिश के बाद भी उनको हॉपर कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं वो हॉपर को इस गुफा के बाहर जाकर ढूंढेंगे। इसीलिए जैकी सबसे पहले उस रस्सी को चढ़ने की कोशिश करती है, पर चढ़ते वक्त वो रस्सी अपने आप ही टूट के नीचे आ जाती है, जिससे जैकी को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। पर टाइलर उस रस्सी को देखकर नोटिस करता है कि ये रस्सी तो अपने आप ही खराब होकर टूट गई, पर जैकी के हिसाब से तो ये रस्सी उसने न्यू खरीदी थी और आधे घंटे के अंदर एक नई रस्सी अपने आप कैसे खराब हो सकती है। इसीलिए उन सभी को ये लगता है कि ये शरारत जरूर फर्बी की है। इसीलिए वो फर्बी को नीचे से आवाज लगाकर इस शरारत को रोकने के लिए कहते हैं, पर ऊपर से उन्हें कोई भी आवाज नहीं आती है। टाइलर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, इसीलिए वो अपने वॉकी टॉकी की मदद से फर्बी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फर्बी कोई भी आंसर नहीं दे रहा होता है। लेकिन तभी टाइलर की वॉकी टॉकी एक उसकी जैसे फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होने लगता है। टाइलर उस फ्रीक्वेंसी से निकल रही आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज अपने आप ही आना बंद हो जाती है। टाइलर बाकी सभी के साथ उस फ्रीक्वेंसी को फॉलो करते करते फर्बी के पास पहुंच जाते हैं,
पर वहाँ पहुंचकर उन सभी को अपने आंखों पर यकीन नहीं होता है कि फर्बी ऑलरेडी मर चुका है और उसका सर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हालत में था। अब इतने टेंस्ड माहौल को देखकर उन सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, लेकिन तभी टाइलर को फर्बी के बगल पड़े हुए कैमरे को देखता है, जिसे चलाकर उन सभी को पता लगता है कि भले ही उन्हें केव के अंदर 1 घंटे से कम का वक्त लगा हो, पर केव के बाहर ऑलरेडी कई दिन बीत चुके हैं। इसीलिए फर्बी कई दिन इंतजार करने के बाद उनको ढूंढने के लिए केव के अंदर आया था, पर टाइम के वैरी करने के कारण फर्बी की रस्सी पहले ही टूट जाती है, जिससे नीचे गिरकर वो बहुत घायल हो जाता है। पर तभी उस वीडियो में वो लोग नोटिस करते हैं कि असल में फर्बी की मौत नीचे गिरने से नहीं, बल्कि उसको मारने वाला कोई आदिवासी मानव होता है, जो कि बहुत ही बेरहमी से फर्बी के मुंह को पत्थर से मार मार के फोड़ देता है। इस वीडियो को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और जैकी उनसे ये भी कहती है कि अगर वो इस केव के अंदर और भी ज्यादा देर तक ठहरेंगे तो उन सबकी मौत फर्बी की तरह हो सकती है। इसीलिए वो सभी डिसाइड करते हैं कि उनमें से कोई भी एक इस केव के बाहर निकलकर हमारी मदद के लिए किसी को बुलाएगा, जिससे हम सभी इस केव से आसानी से निकल सकें। इसीलिए केव के बाहर निकलने की जिम्मेदारी फर्बी की बहन कारा लेती है। कारा रस्सी के सहारे चढ़कर केव के बाहर तो आ जाती है, पर बाहर के नजारे को देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि जब वो सभी इस केव के अंदर एंटर किए थे तो केव चारों तरफ से जंगल से घिरा था, बट अब तो केव के चारों तरफ रेगिस्तान है। वहीं दूसरी तरफ अब केव के बाहर सांस लेने के लिए हवा भी जहरीली हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कारा अपने वॉकी टॉकी को बाहर के सिग्नल से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वहाँ उसे किसी भी तरह का सिग्नल नहीं मिलता। फिर इसी बीच उसकी नजर आसमान की तरफ पड़ती है, जहाँ पर उसे ट्रायंगुलर स्पेसशिप दिखाई देता है। इस स्पेसशिप को देखकर वो तुरंत ही केव के अंदर वापस आने लगती है। अंदर पहुंचकर कारा सभी को बाहर के माहौल के बारे में बताती है, पर उसके बाद पर किसी को भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि सभी के हिसाब से कारा को गए हुए कुछ ही सेकंड हुए थे और इतने कम टाइम के अंदर वो बाहर इतनी सारी चीजों के बारे में कैसे जान पाई थी। इसीलिए कारा खुद को साबित करने के लिए अपने मोबाइल से रिकॉर्ड की हुई वीडियो को उन सबको दिखाने लगती है, जिसमें बाहर की दुनिया पूरी तरह से खत्म हो गई है। और इतने खौफनाक सिनेरियो को देखकर वो सभी परेशान होने लगते हैं कि अब वो इस मुसीबत से कैसे निकलें, कि तभी उस केव की एंट्रेंस से एक आर्टिफिशियल लैडर उनकी तरफ आ रहा होता है, जिससे एक अनजान इंसान उस केव के अंदर एंटर करने लगता है। और ये इंसान एक आर्टिफिशियल सूट को पहना हुआ होता है, जो कि इन सभी को अपने साथ आने के लिए कहता है, पर तभी उसके पीछे से एक आदिवासी मानव आकर उस पर हमला कर देता है, पर वो इंसान उस आदिवासी मानव को अपने गैजेट की मदद से वहीं पर मार देता है। और इतना देखते ही टाइलर और उसके साथी तुरंत वहां से भाग जाते हैं और भागते भागते वो केव के और अंदर आने लगते हैं, जहां पर उन सभी को हॉपर के पेरेंट्स मरे हुए मिलते हैं और उनकी ये हालत करने वाला और कोई नहीं वही आदिवासी मानव होते हैं, जो कि टाइलर और उन सभी को देखकर उन पर भी हमला करने लगते हैं, जिसमें टाइलर को भी एक गहरा चोट लग जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर आगे हमें वही इंसान दिखाया जाता है जो कि उन लोगों का पीछा करते करते वहां पर भी पहुंच जाता है और वो टाइलर की हालत को देखकर उससे पास ही में पड़े हुए एक सांप पानी में डुबो देता है, जिसे कुछ ही देर में टाइलर वापस अपने आप जिंदा हो जाता है। एंड एज ए व्यूवर हम समझ पाते हैं कि ये पानी और कुछ नहीं फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी है, जिसे पीकर इंसान हमेशा के लिए अमर हो सकता है। और शायद इसी पानी के कारण पूरे केव के अलग अलग हिस्सों में टाइम भी अलग अलग तरह से काम कर रहा था। अब आगे की सीन में हम देखते हैं कि वो इंसान जिसने टाइलर की जान बचाई हुई होती है, उसी पर बाकी सारे आदिवासी मानव हमला करने लगते हैं और उन्हीं में से एक आदिवासी उस इंसान की हेलमेट को तोड़ देता है, जिससे वो इंसान उस केव के अंदर सांस नहीं ले पा रहा होता है। इसीलिए वो टाइलर और उसके साथियों को अपने पास बुलाकर उस टाइम की न्यूज को दिखाने लगता है जब से वो सभी लोग गायब थे, जिसमें वो सभी देखते हैं कि न्यूज में उन सभी के गायब होने की खबर चल रही थी और उनके पेरेंट्स उन सभी के लिए काफी वरिड थे। पर आगे की न्यूज में उन सभी को पता चलता है कि अब पूरी पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं रहा, इसीलिए बाकी बचे हुए इंसान एक स्पेसशिप की मदद से मार्स की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी बची हुई जिंदगी को आगे बढ़ा सके। इसीलिए वो अनजान इंसान उन सभी को तुरंत ही उस लैडर की मदद से वहाँ से निकलने के लिए कहता है, बट टाइलर अभी भी हॉपर को उस केव के अंदर छोड़ के जाने के लिए कन्विंस नहीं होता है। इसीलिए वो बाकी सभी को वहीं पर छोड़कर उस केव के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर अंदर जाते जाते उसे हॉपर तो मिल जाता है, पर उन्हीं के आगे उसे फाउंटेन ऑफ यूथ भी दिखाई देता है, जहाँ पर वो बहुत सारे आदिवासी मानव और कुछ सोल्जर्स को आपस में लड़ते हुए देखता है और उनकी लड़ाई ऐसी फील हो रही थी कि मानो उन्हें किसी ने पॉज कर दिया हो। टाइलर एक पल के लिए वो उस फाउंटेन ऑफ यूथ के पास बढ़ने भी लगता है, पर तभी हॉपर उसे वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि अंदर जाना उसकी जान के लिए खतरनाक था। और इतना सुनते ही टाइलर अपने कदमों को पीछे कर लेता है।
टायलर हॉपर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर हॉपर उसके साथ चलने के लिए राजी नहीं होते हैं क्योंकि हॉपर को पहले से ही एक गहरी चोट लगी हुई थी जिसके कारण वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। इसीलिए वो टायलर को समझाते हैं कि तुम लोग यहाँ से तुरंत निकल जाओ, मैं तुम लोगों के साथ इस केव से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और बहुत समझाने के बाद टायलर उनकी बात को मान जाता है और वो अपने बाकी साथियों के साथ उस हाईटेक लैडर पर चढ़ने लगता है। लेकिन चढ़ते वक्त कारा लैडर के टॉप एंड तक पहुंच जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि केव के बाहर अब पूरी तरह से पानी भर चुका है जिसे पार करना शायद ही मुमकिन हो। लेकिन तभी उसे एक एलियन क्रिएचर का हाथ दिखाई देता है जिसके मदद से वो उस एंट्रेंस को पार कर लेती है। पर इसी बीच उस लैडर के पास एक आदिवासी मानव आकर उस लैडर के बटन को प्रेस कर देता है जिसके कारण वो लैडर अपने आप ही वहां से गायब हो जाता है, जिससे टायलर और उसके साथी एक पर्टिकुलर हाइट से केव की ओर गिरने लगते हैं। पर तभी उस केव के एंट्रेंस से बहुत सारी केबल्स के वायर आकर उन सभी को एक एक करके पकड़ने लगते हैं और इनकी मदद करने वाला और कोई नहीं कारा ही होती है जो कि एक हाईटेक सूट पहनकर अपने साथियों और वहां पर बचे हुए बाकी सभी लोगों को उसी ट्रायंगुलर स्पेसशिप पर ले आती है। नेक्स्ट सीन में हम फर्बी को होश में आते हुए देखते हैं जिसके साथ प्रोफेसर हॉपर भी मौजूद होते हैं और उन दोनों की हालत पहले से बहुत ठीक हो चुकी होती है। लेकिन वो दोनों ही बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार वो इस जगह पर कैसे पहुंचे। पर तभी वहां पर टायलर और उसके बाकी साथी आकर उनको सारी सिचुएशन के बारे में समझाते हैं और यही से उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है।